नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। क्या विकास के मुद्दे पर गुजरात का चुनाव लड़ा जाएगा? क्या सरदार पटेल के कथित अपमान का मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? क्या गुजरात गौरव यात्रा बीजेपी को फिर से जीत दिला पाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो गुजरात के इस चुनाव में सामने आ गए हैं, क्योंकि पीएम ने एक तरह से आज चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। तो बड़ा सवाल, क्या गुजरात का चुनाव 2019 के लिए बनेगा गेम चेंजर? यही आज का बिग स्टोरी बिग डिबेट, एक ग्रैंड पैनल के साथ। शुरुआत इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ। मौका था गुजरात गौरव यात्रा के समापन का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किए। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में भी इस बार विकासवाद जीतने वाला है और वंशवाद हारने वाला है। कांग्रेस पार्टी की जहन में विकास के प्रति नफरत है। कौन कहता है गांव को सड़क नहीं चाहिए? कौन कहता है गांव के बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? कौन कहता है शहर में गरीब बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में दवाई का प्रबंध ना हो? कौन कहता है हमारे देश में बच्चों के लिए पढ़ाई ना हो, युवाओं के लिए कमाई ना हो, बुजुर्गों के लिए दवाई ना हो? ऐसा कौन चाहेगा भाइयों? ये विकास के बिना कैसे संभव होगा? मोदी ने जीएसटी को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। जीएसटी के फैसले में कांग्रेस सरकारों की रजामंदी थी। जीएसटी नो निर्णय पार्लियामेंट नहीं करती। जीएसटी नो निर्णय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं करता। एमा तो भारत सरकार आखा ये मीटिंग ना रूम में 30मो भाग હોય છે। 30મો ભાગ કોંગ્રેસના લોકોને જીએસટી ના નામે જૂઠાણા ચલાવવાનો હક નથી। આ નિર્ણયમાં તમે બધા ભાગીદાર છો। मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस का किसी पर जोर नहीं चला तो उनके नेताओं ने विकास को ही गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आज गुजरात में विकास हुआ है, लेकिन कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने और झूठ बोलने की आदत है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा भागती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल का भी अपमान किया। भाइयों बहनों, इस परिवार और इस पार्टी के लिए गुजरात आंख में हमेशा चुभता रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस पार्टी ने, इस परिवार ने उनके साथ क्या व्यवहार किया वो इतिहास गवाह है। दोस्तों, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। 15 दिवसीय गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया था। गुजरात में भले ही चुनाव का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन मोदी ने विपक्ष को पहले ही निशाने पर ले लिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा बिग स्टोरी बिग डिबेट में। हम अपने तमाम जो हमारे साथ पैनल है उनका परिचय करा दे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी हैं। साथ ही सीपीआई लीडर अमीर हैदर जैदी जी हमारे साथ हैं। आरएसएस आइडी लीग राकेश सिन्हा जी हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिकानंद सहाय जी हमारे साथ ही जी24 कलक के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और वहां के संपादक दीपक रजनी जी हमारे साथ इस वक्त इस पूरी चर्चा में मौजूद हैं। तो क्या कहें, आज का हमारा बिग स्टोरी बिग डिबेट का सवाल भी हम आपको बता दें कि क्या ब्रांड मोदी के सहारे एक बार फिर से गुजरात में डंका बजाने की तैयारी में है बीजेपी? यही सवाल है, क्योंकि आज जिस तरीके से गौरव यात्रा का समापन हुआ है, जिस तरीके से आज वार पर वार और चुन चुन कर विरोधियों विपक्षियों के तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, क्या कहेंगे? 2019 के लिए गुजरात चुनाव होगा गेम चेंजर साबित? आप तमाम राजनीतिक पार्टियों का हम यहां पर राय ले, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अमिकानंद सहाय जी एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आपसे जानना चाहेंगे, आज
जो नरेंद्र मोदी जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और खासतौर पर विकास को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने तो कह दिया था कि विकास पगला गया है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कांग्रेस को तो विकास से नफरत है। गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ेगी। देखिए, ये चुनावी मौसम है, यहाँ वाद विवाद तो होगा ही। त्योहार का भी मौसम है अम्बिका नंदन। यस। तो विकास वर्सेस विकास एक राजनीतिक सच्चाई इस देश में समझने की जरूरत है कि चुनाव सामाजिक समीकरण से जीते जाते हैं। नारे और भाषण कहने में विकास बहुत सुंदर लगता है, लेकिन रिजल्ट को प्रभावित करता है सामाजिक समीकरण। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ और ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, तो मैं तो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट कहूंगा कि ये आइडियोलॉजी की जीत नहीं थी, ये उन्होंने बेहतर सामाजिक समीकरण बनाए, पिछड़ों के एक बड़े वर्ग को तोड़ के, और इसमें अमित शाह जी बेजोड़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, बिकने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ नरेंद्र मोदी है। कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी का नाम वहां से हटा लीजिए तो क्या चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? और ये एक सच्चाई है। आप मोदी जी को सुनिए तो जो एनर्जी लेवल एग्जूड करते हैं वो बेजोड़ है। लेकिन जो पटेल समाज है वो हवा का रुख कैसे तय करेंगे? यही मैं कह रहा हूँ, सामाजिक समीकरण। अब पटेल आएंगे, उसमें दलित आएंगे, उसमें क्षत्रिय और आदिवासी आएंगे, तो माहौल देखिए। मैं कल का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कल एक ऐसा दिन था कि 3 महत्वपूर्ण चुनाव के रिजल्ट आए। एक भारत के हृदय स्थल इलाहाबाद से स्टूडेंट यूनियन का, दूसरा सुदूर केरला से, दक्षिण से, और तीसरा गुरदासपुर से। तो जनरल हवा अभी जिस तरफ जा रही है, मैं उसके कारणों में अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन जनरल हवा अभी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दबाव में है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बखूबी मैं कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से बेजोड़ है। चलिए, प्रेम शुक्ला जी, कैसे लड़ने जा रहे हैं चुनाव? विकास का मुद्दा की सामाजिक समीकरण? प्रेम शुक्ला जी, चलिए प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हैं, क्योंकि आपके ऑडियो में थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी आ रही है। आपके पास फिर से आते हैं। आलोक शर्मा जी, विकास बनाम विकास समझ पाया है यहाँ पर विपक्ष? कौन से विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि यूपी के चुनाव में भी मोदी जी के बड़े बड़े भाषण से दोनों हाथ फैला करके विकास की बात करेंगे, और फिर बाद में शमशान, कब्रिस्तान और गऊ और पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। तो हमेशा से मोदी जी का एक वो रहा है। गुजरात में भी 5.5 साल दूसरे तरह की बात करो, आखिर के 6 महीने में दूसरे तरह की बात करो। लेकिन जिस तरह का माहौल है, अभी तक एक भी राज्य में 3.5 वर्षों में बीजेपी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। अभी तक वहां पर सरकारें बनी जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकार थी राज्य में, और लोग भावना में बह गए कि मोदी जी भाषण बहुत अच्छा दे रहे और बहुत अच्छा काम होगा। आज गुजरात में पहली बार हमें लग रहा है कि विधवा विलाप चालू हो गया है। मोदी जी जो है अब पूरी तरह से विधवा विलाप पर उतारू हो गए। देखिए, मैंने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया। अरे भाई, अब इतना विकास किया है तो आपको जीएसटी समझाने के लिए भी देश के प्रधानमंत्री को गुजराती भाषा का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? मैं सहाय साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये बिकने वाला नाम हो गया प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री नहीं बचे। इन्होंने एक बात और बहुत अच्छी कही कि मोदी जी को अगर हटा दें तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? लेकिन कांग्रेस का अपना नारा है क्या? मतलब आप विपक्ष पर, आप सरकार पर वार करके अपने नैया को पार लगाना चाहते हैं कि आपके अपने भी कुछ डेवलपमेंट मॉडल है गुजरात को लेकर? विपक्ष सरकार पर ही तो वार करेगा, जी बिजनेस पे तो वार करेगा नहीं। विपक्ष सरकार पर ही वार करेगा। नहीं, देखिए, आलोक शर्मा जी, मतलब विपक्ष का नारा है क्या? मतलब विकास पगला गया है कि नाम पर ही आप गुजरात का चुनाव जीतना चाहते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट मुद्दे भी हैं? देखिए, वहां कांग्रेस का नारा नहीं था कि विकास पगला गया। वहां के नवयुवकों ने गाना बनाया कि विकास पगला गया है। वो आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, वो कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन वास्तव में विकास पागल हो गया, और वो पागल क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी ने इतने झूठ बोल दिए, बिल्कुल पूरा देश इंडोर्स कर रहा है। अभी साहे साहब ने बताया कि 3 दिशाओं में 3 चुनाव हुए कल, 2 लाख वोटों से अब लोकसभा हार रहे हैं, लेकिन विकास बहुत हो रहा है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि साहब, मोदी जी को अगर बीजेपी गुजरात से हटा दिया जाए तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? इसका मतलब विकास तो हुआ ही नहीं, केवल मोदी जी के जुमले चले। आज हम केवल ये पूछ रहे हैं कि अगर विकास हुआ तो टॉप क्लास जो क्लास है पटेल समाज, वो भी सड़कों पर है। आज वहां पर मजदूर समाज भी है।
दलित समाज भी सड़कों पर, मतलब जैसा कि व्यापारी अंबिकानंद जी कह रहे थे सामाजिक समीकरण, जातिवाद। देखिए क्या जातिवाद पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी यूपी में? तो क्या इसी पर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है? मैं वही कह रहा हूं, अंबिका सहाय जी ने बीजेपी की कलई खोल के रख दी है पूरी तरह से कि यूपी में भी आप पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग और जातिवाद पर मतलब ये हुआ कि अगर कांग्रेस विकास के मुद्दे पर भी लड़ना नहीं चाहती है, जातिवाद को भी लाना नहीं चाहती है, सामाजिक समीकरण भी लाना चाहती है, तो क्या ठीक है तो क्या सामाजिक गुजरात के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं? नया गुजरात कैसा हो, ये झूठ से अलग हो, फरेब से अलग हो, करोड़ों रुपया जो ठीक है किया जा रहा है उससे अलग हो, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, राकेश सिन्हा जी प्रभावित करके डेट चेंज कराई जाए उससे अलग हो। ठीक है राकेश सिन्हा जी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? विकास का मुद्दा है, सामाजिक समीकरण है, जातिवाद है, मुद्दे क्या है? देखिए, चुनाव में विकास की प्राथमिकता होती है, चूंकि गवर्नेंस का सीधा मतलब होता है कि सड़क, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं यहाँ नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर की दो बातें मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। देखिए, आज उन्होंने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में करेक्शन की बात की है कि इस देश में जो डिस्कोर्स जिस लेवल पर जा रहा है और वह किस लेवल तक चला गया है, वो उन्होंने आज अपील किया। आज प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण से कहा और एक इंडिकेशन दिया कि हम चुनाव में लड़ें, एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन डिस्कोर्स को निम्न स्तर पर नहीं ले जाए। उनका इशारा किस ओर है, आलोक जी बैठे हुए अच्छी तरह समझ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। आज मैं प्रधानमंत्री के भाषण को बड़ा हिस्टोरिक भाषण मानता हूं, ऐतिहासिक भाषण मानता हूं, क्योंकि चुनावी सभा में प्रधानमंत्री के द्वारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी ट्रेस किया गया। किस तरह से जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी इस स्थान पर आई है। उन्होंने वह कहा कि जैसे आज आलोक जी कह रहे हैं या अंबिकानाथ सहाय जी कह रहे हैं कि जातीय समीकरण से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की पहचान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से है। भारत में जाति रियलिटी है, कोई ना कोई जाति किसी न किसी को वोट देगी। जब दो तरह का जातिवाद होता है, एक कास्ट पोलराइजेशन होता है, कास्ट का डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन होता है। तो कास्ट का जब लोकतांत्रिक ध्रुवीकरण होता है तो उसको जातिवाद नहीं कहते हैं। जातिवाद के अंश तो रहे हैं भारत में, उसे निकालना है, इससे हम मुक्त नहीं हो रहे हैं और मुक्त होना मतलब तो यही हो गया ना। राकेश जी, आपको इंटरप्ट करके पूछ रही हूँ, मतलब गुजरात मॉडल में कास्ट पोलराइजेशन तो हो रहा है, चाहे फिर किसकी तरफ से भी हो, देखने को तो यही मिल रहा है। पिछले कुछ समय से जाति के नाम पर आरक्षण और सुविधाओं की जो मांग के नाम पर लड़ाई लड़ रही है, उनमें क्या जेन्युइन है क्या नहीं, वो डिबेट का एक पॉइंट है। क्योंकि जब विकास के पैमाने जब बदलते हैं तो अलग अलग एस्पिरेशन जगते हैं। उस एस्पिरेशन को डेमोक्रेटिक तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि रिएक्शनरी पॉलिटिकल इक्वेशन, प्रतिक्रियावादी जातीय समीकरण को करने का काम कांग्रेस करती रही है, इसीलिए इस देश में जातिवाद फैला है। जातिवाद के फैलाने का काम कांग्रेस ने नहीं, मनु जो थे वो कांग्रेसी थे, उन्होंने जातियां बनाई थी, के रूप में प्रयोग किया है। मनु जो थे ना वो कांग्रेसी थे, मनु ने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप ली थी। क्या जबरदस्ती कुछ भी बोलते रहते हैं। गुजरात में आइए, गाली दीजिए, मनु को गाली दीजिए, गुजरात की बात करो, वहां पर दलित जो है उनको कांग्रेस क्या कांग्रेस ऑफिशियली मनु को गाली दे रही है क्या? पर चला गया क्या कांग्रेस ऑफिशियली मनु को गाली दे रही है क्या? मनु के बारे में आपको क्या ज्ञान है? पर चला गया और आलोक जी मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आलोक जी सलाह देता हूँ, आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आलोक जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। अंग्रेजों का साथ देके यहाँ तक पहुंचे। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ आलोक जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ आलोक जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मतलब आप मुद्दे पर रहिए। आलोक जी शांत हो जाइए। आलोक जी, राकेश जी बात पूरी कीजिए। प्रेम शुक्ला जी आपके पास। आलोक जी मैं आपसे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है नफरत है, देश की विदेश मंत्री विदेशों में जाके कह रही है कि सभी सरकारों ने खूब विकास किया। सरकार ड्रामा कंपनी मैं बोलूं या ये बोलते रहेंगे? विदेश मंत्री कहती है कांग्रेस ने बहुत काम किया, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आप तो ये भी नहीं बता पा रहे कि गुजरात में आपका मॉडल क्या है? क्या बताया आपने? गुजरात रोजगार होंगे, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, झूठ नहीं होगी, फरेब नहीं होगा, बूथों पर झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन के दबाव बना के करने को रोकने का काम नहीं होगा। आलोक शर्मा जी रुक जाइए। राकेश सिन्हा जी बात पूरी कीजिए। मैं देखिए डिस्कोर्स में करेक्शन क्या है। आलोक जी यहाँ बैठे हुए हैं, कल भी थे आपके डिबेट में। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द का प्रयोग पहले होता था अब लोग नहीं करते, विधवा विलाप। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, विद्वान व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग मत कीजिए। ये विधवा विलाप एक समय प्रयोग होता था, आज विमर्श को उस स्तर पर मत ले जाइए। हमारी हमारी माताओं का मर जवान मर किसान भाइयों बहनों। अरे प्रेम शुक्ला जी, आलोक जी इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है।
आलोक शर्मा जी इतना ड्रामेटिक मत हो जाइए प्लीज, ठीक है? अब जुमलों में आप काफी अच्छे हैं, लेकिन जुमले नहीं, मैं तो मोदी जी के भाषण कह रहा हूं। ठीक है, आप काफी ड्रामेटिक हैं, ठीक है? मतलब मोदी जी के नारों को आप जुमले कह रहे हैं। आप भी बहुत ज्यादा उनसे इम्प्रेस हो गए, जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो बात पूरी कीजिए। प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कीजिए। नहीं, मुझे लगता है आलोक जी जरा जो किसी भी विमर्श का जो मूल शिष्टाचार होता है उसका पालन करेंगे। मूल मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जिस तरह से अमर सिंह चौधरी के जमाने में कहती थी कि हम खाम के बूते चुनाव जीतेंगे, क्षत्रिय, हरिजन और मुसलमान के बूते चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकासवाद की राजनीति करती है, वंशवाद की राजनीति नहीं करती है। हमारा जो विकास की हम बात करते हैं तो सरदार सरोवर परियोजना का जल वो किसी की जाति पूछ के नहीं बंटने वाला है। बुलेट ट्रेन चलेगी तो किसी जाति के व्यक्तियों के लिए पास और टिकट उपलब्ध होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। इसकी विकास की बात नहीं होती। हम जब वहां निवेश ले आते हैं, और गुजरात में जब 6 घंटे बिजली आपके जमाने मिलती थी 1995 तक कांग्रेस का इंजन था, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। गुजरात तो बिजली किसी की जात पूछ के नहीं दी जा रही है। तो अब आप फिर कांग्रेस के टाइम में गुजरात पिछड़ा हुआ था, गुजरात के शिष्टाचार का पालन करें। गुजरात के लोगों को मुझे पता है प्राणी विशेष से प्रेरणा प्राप्त करते हैं आप, लेकिन इतना चीखे चिल्लाए नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्या हो गया? जरा चीखे चिल्लाए नहीं, जरा बात करने दें। कोई बात नहीं, थोड़ी तमीज भी रखें। मुझे पता है कि आपकी कहीं फट गई आपके नेता की, लेकिन तमीज रखें जरा। जी प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज है इस वक्त, इस बार है बीजेपी के पास कि आप जो वहां पर नाराज वर्ग है, पाटीदार हैं, दलित हैं, उनको कैसे मनाएंगे, वो उनको साथ लेके कैसे चलेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हम पूरे गुजरात के गौरव की हमें चिंता है, पूरे गुजरात के विकास की चिंता है, पूरे गुजरात का हम विकास कर रहे हैं। किसी की जात पूछकर उसका विकास नहीं किया जाता। कुछ लोग जातियों की राजनीति करते हैं। हार्दिक पटेल के आंदोलन को किसने रसद पहुंचाई, उत्तर दीजिए। फिर देखिए चिल्लाने लगे, पिटाई हो रही है किसकी खराब हो, आपका अत्याचार में गुजरात टॉप अपना चेहरा जरा आईने में जाके ठीक से देखिएगा, आपको पता लगेगा रक्तचाप आपका बढ़ा रहता है। किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, जरा तो मानसिक इलाज कराइए। शांति से पूछ रहा हूं, जरा इतना गुजरात का आप में नहीं, गुजरात का एक एक गली का बच्चा कह रहा है कि मोदी ने हमारे प्रदेश को पूरा गुमराह कर दिया। चौंकी और भौंकी मत लीजिए, सुनिए जरा, शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। पप्पू की तरह पागल मत हो जाइए। एक एक करके प्लीज बोलेंगे सर, प्लीज डिबेट की गरिमा को आलोक जी आप बीच में मत बोलिए। आलोक जी आप बीच में मत बोलिए, प्रेम शुक्ला जी मुद्दे पे रहिए। बंद करके रखा है, ठीक है? प्रेम शुक्ला जी बात पूरी। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेम शुक्ला जी? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या प्रेम शुक्ला जी? नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इनका आदरणीय आलोक जी से कहिए, बीच में टोके रोके नहीं, मैं जवाब उसी का दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात के वैभव को लेकर हमेशा जो है चिंतन करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को विकास के महामार्ग पर लाने का काम किया। इसलिए हमको जातियों की बिल्कुल चिंता नहीं है। जो लोग गुजरात का उत्पीड़न करने में जिनको आनंद आता है, जो गुजरात को अपमानित करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में गुजरात के लोगों को गधा कहते हैं, उन गधों को दुलत्ती कैसे पड़ती है, ये आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव का परिणाम आने के बाद उसका भान उनको हो जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 28 से समझौता करने के बाद 7 पर पहुंच गए, इस बार आप देखिएगा मतलब बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि जो नाराज वर्ग है, गुजरात के विकास के बनाम गुजरात के विनाश इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, विनाशक लीला के खिलाफ गुजरात जनादेश देगा। ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, यहाँ पर देखिए, आपका तो देखिए स्टेट में ज्यादा स्टेक है नहीं, लेकिन फिर भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो तमाम ये हमारे पास नारे आ रहे हैं, पीएम मोदी बोलते हैं, फिर राहुल गांधी बोलते हैं, बहुत रैलियों की धुआंधार रैली चल रही है, कैसे देखते हैं हम गुजरात चुनाव को? क्योंकि जातिवाद भी है, विकास भी है, और विकास के अलग अलग वर्जन भी हैं अलग अलग पार्टियों के। स्वाति जी, अभी मैं हमारे मित्र राकेश सिन्हा साहब ने कहा प्रधानमंत्री का भाषण जो था वो ऐतिहासिक भाषण था। उस ऐतिहासिक भाषण में 2-3 चीजें मैंने भी सुनी। 30 मिनट का वो हिंदी में भाषण, फिर वो गुजराती में चले गए थे। कांग्रेस उससे इनसे पहले जो वहां सरकारें थीं, इस 30 मिनट के भाषण के अंदर उन्होंने 25 मिनट तक कांग्रेस 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 के अलावा कुछ और नहीं कहा, इज इक्वल टू कांग्रेस। आगे उन्होंने कहा हमारी पार्टी से पहले जो यहां आंदोलन होते थे उन्हें मार पीट के जेलों में डाला जाता था। ये उनसे शिक्षा लेके अगर वहां पाटीदार आंदोलन करते हैं तो उन पर सेडिशन चार्ज लगा के बंद कर देते हैं। दलित आंदोलन करते हैं तो उन्हें मार पीट के बंद कर देते हैं। जीएसटी पे कारोबारी आंदोलन करता है तो उस पर डंडे बरसाए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर अगर छात्र आंदोलन करती है तो उन्हें हॉस्टल से निकाल के मारा जाता है, वो अपनी इज्जत और आबरू की रक्षा करती हैं। ये सब कुछ कांग्रेस से शिक्षा लेके कर रहे हैं। हाँ। अब हमारे प्रेम शुक्ला जी कहना चाहिए, दे रहे हैं भाषण, ये मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि गुजरात के गौरव के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के गौरव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अरे जब आप मतलब कह रहे हैं गुजरात चुनाव में, विधानसभा चुनावों में सरकार वर्सेस विपक्ष, सारी विपक्षी गौरव की आ रहा हूं मैं, गौरव की बात हो रही है। चलिए हम शिक्षा पे बात कर लेते हैं। हमें बता दीजिए केंद्र सरकार का शिक्षा पे बजट कितना है? 1.2%। स्वास्थ्य में बजट कितना है? 1.2%। क्या वहां पे गुजरात के स्कूल जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का हो गए? अभी मोदी जी बिहार गए थे, वहां पे शिक्षा का स्तर क्या है? यूनिवर्सिटी में कैंपस में टीचर नहीं है और एक विश्वविद्यालय के बाद कह दिया गया कि हम वर्ल्ड क्लास बनाने जाएंगे। हर प्रोजेक्ट तो इनका 22 साल में आता है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस ये जो आंदोलन है, ये रोहित वेमुला हो या कहना चाहिए पाटीदार आंदोलन या हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन हो, इस आंदोलन की अगुवाई अकेली कांग्रेस अगर बीजेपी गुजरात के अंदर चुनाव जीतती है तो ये विपक्ष का बिखराव होगा, कांग्रेस की विफलता होगी, कांग्रेस की विफलता होगी, विपक्ष को साथ और कांग्रेस के बीजेपी कामयाबी नहीं होगी कि बीजेपी अपनी योजनाओं से गुजरात चुनाव जीतेगी। अगर गुजरात में चुनाव हारती है कांग्रेस या विपक्ष चुनाव हारता है तो ये कांग्रेस की विफलता का नतीजा होगी। वाकई 2019 का आने वाला लोकसभा चुनाव नहीं। पहले आलोक शर्मा जी, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। मतलब क्योंकि देखिए जाति समीकरण तो है, ठीक है, आप हार्दिक पटेल के साथ हैं या हार्दिक पटेल आपके साथ है? ये सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। इसमें तो सवाल ही नहीं है। हार्दिक पटेल भी बीजेपी के खिलाफ है और हम भी बीजेपी के खिलाफ। तो मतलब दोनों साथ में हो गए ना? साथ हैं कि नहीं ये सवाल तो अभी बना नहीं है। हार्दिक पटेल ने ओपनली कहा है विपक्षी एकता की बात नहीं करेंगे और बीजेपी को हराने की बात करेंगे। विपक्षी एकता की बात नहीं करेंगे सर। यहाँ अरे सर आप कहना चाहिए आप नहीं, मैं तो एकता ही दिखा रहा हूँ सर। एक मिनट, हम पूरी तरह से पूरे विपक्ष को, हार्दिक पटेल हो, तमाम जो आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग हों, कांग्रेस पार्टी उनको सबको साथ लेकर चल रही है। मतलब साथ है आगे भी साथ लेकर चलना चाहेगी, साथ है ना, और साथ लेकर चलेंगे। आप पटेल आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं? अब मुद्दे की पाटीदार आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं, भी स्पष्ट करें। ठीक है, मतलब साथ है। आपने क्लियर बोल दिया। अगर विपक्ष की सरकार है तो बजट पे केंद्र सरकार का 10% खर्च करेंगे, ये हमारा वादा है। शिक्षा पे 10% खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे 10% स्वाति जी, इलेक्शन कमीशन ने सबको रोटी कपड़ा और मकान देंगे। आप इतना जुमले नहीं देंगे। स्वाति जी, 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गुजरात की सड़कें बहुत खस्ता हाल है, इसलिए हम डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं विकास बहुत हो रहा है। पढ़ाई की हालत पता है कि कर्नाटका में सड़कों की क्या हालत है? कर्नाटका का गुजरात से कंपैरिजन करेंगे तो जरूर करेंगे, आपसे जरूर टॉपिक लेंगे। नहीं, जरूर करेंगे। आज गुजरात में तुलना करने लग जाऊं क्या? फिर दिखाने लायक नहीं है। आप बता दीजिए ना। बेंगलोर देश की सड़कों की बात हो रही है, बोलेंगे ना। आज गुजरात के ऊपर चर्चा है, गुजरात के ऊपर चर्चा कर लीजिए। पढ़ाई की हालत यह है कि मैक्सिमम टीचर्स वहां पर एडहॉक पर है 5300 रुपए। हमारे साथ विजय संघवी जी भी है। आलोक शर्मा जी, रुकिए एक मिनट। विजय संघवी जी हमारे साथ सीनियर गुजराती जर्नलिस्ट हैं और साथ ही दीपक रजू जी आपके पास भी आते हैं। लेकिन विजय संघवी जी, जो इस वक्त पूरा गुजरात का समीकरण है, जो पिछले चुनाव थे या पिछले 22 साल का जो बीजेपी का गढ़ गुजरात माना जाता है, इस बार आपको इन चुनावों में क्या अलग, क्या बदलाव नजर आता है एक जातीय समीकरण के तौर पर, और जो विकास के हम अलग अलग मॉडल अलग अलग पार्टियों के थ्रू देख रहे हैं? देखिए, ये यहाँ पे अभी जो अलग अलग जाति के समीकरण है अब गुजरात में काम नहीं करते हैं, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मोड़ दे दिया है कि सब आर्थिक विचारों के ऊपर ही सारा खेल चलता है, तो इसलिए आर्थिक विचार ही यहाँ पे काम करेंगे। और ये एंग्जाइटी नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में आज दिखा दी है। उन्होंने भाषण में बात करते करते 45 मिनट तक तो हिंदी में बात की और अचानक गुजराती में उतर आए। जीएसटी का मामला समझाने के लिए वो गुजराती में बोल रहे थे, ताकि गुजराती के व्यापारियों को और छोटे छोटे लोगों को समझ में आए कि जीएसटी क्या है। और गुजराती में बोलते वक्त में उन्होंने एक बात जरूर कही
कि जीएसटी के जो इम्प्लीमेंट करने का है उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, परंतु अलग अलग पार्टियों की सब जो राज्य सरकारें बनी है उनका है। जीएसटी के काउंसिल में ये फैसला लिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को भी लग रहा है कि जीएसटी जो बड़ा मेजर इकोनॉमिक इशू है उसके ऊपर बीजेपी थोड़ी सी पीछे हट गई है। जी जी तो इसलिए इस बार जो गुजरात में इलेक्शन होंगे 1985 में 1980 में अलग था, आज अलग है। हाँ। तो इस बार काफी ज्यादा बदलाव है पिछले तमाम इलेक्शंस के मुकाबले इस बार। दीपक जी आपके पास आएंगे, लेकिन राकेश सिन्हा जी उससे पहले मतलब पिछले 22 सालों की हम बात करें और अभी 2017 के चुनावों की बात करें और अगर 2019 के आगामी लोकसभा चुनावों की बात करें तो स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, मानते हैं आप? देखिए विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास कभी संतुष्टि नहीं देता, लेकिन एक ऑप्टिमम डेवलपमेंट होना चाहिए। मजदूरों हादसे के लोगों तक सरकार पहुंचे। मुझे लगता है कि गुजरात में इसकी कोशिश हुई है। गुजरात के जितने इंडेक्सेस हैं, जो सूचकांक हैं, वो बाकी प्रांतों की तुलना में अच्छे हैं और मुझे लगता है और अच्छे होने की आवश्यकता है। हमेशा सरकार से अपेक्षा रहती है और अपेक्षा को सरकार का पूरा करना काम। मैं एक बात आज भाषण के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, चूँकि जयदी साहब ने उस पर ऑब्जेक्ट किया है। देखिए जयदी साहब, आज प्रधानमंत्री ने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है अपने भाषण में कि किस प्रकार से गुजरात के में आंदोलनों को कुचला जाता था। देखिए आंदोलन होता है, हम भी करते रहे छात्र आंदोलन में, कभी लाठियां चलती हैं, कभी जेल जाते हैं। वो एक आंदोलन को आपने नहीं कुचला, लेकिन जब पूरे जन आंदोलन को समाप्त किया जाता है, देखिए सुनिए, बनारस के अंदर छात्र आंदोलन को आपने नहीं कुचला। अरे पूरी बात सुने बिना क्यों जवाब देने लगते हैं जयदी साहब? किसान आंदोलन को आपने नहीं कुचला। जयदी साहब, ये सब कांग्रेस। जयदी साहब, मैंने अपनी वाक्य भी पूरा नहीं किया है। जी जयदी साहब, मेरा बिना निवेदन के मेरा वाक्य पूरा करने दीजिए। देखिए लोग जेपी आंदोलन को जानते हैं, लेकिन जेपी आंदोलन से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन इस देश में हुआ और मैं कहता हूं आजादी के बाद जो सबसे बड़ा जन आंदोलन था वह था नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में, जिसके बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में। वो कांग्रेस और जनसंघ का गठबंधन था, उन्हीं से कांग्रेस का अंत होना शुरू हुआ। उस नवनिर्माण आंदोलन के साथ जितनी ट्रेजेडी हुई, जितनी लाठियां चली, जितनी गोलियां चली, जितने नौजवानों को मालूम मारा गया। देखिए सहाय जी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उनका मत जो भी हो, लेकिन वो जानते हैं उस वक्त उन्होंने कवर किया होगा। आज जेपी आंदोलन की आग में वो दब गया और पहली बार गुजरात के लोगों ने कितने पटेल नौजवानों को मारा वो भी बता देना। मैं कितने पटेल ऊना के अंदर को मारा वो भी बता देना। जहां भी लाठी कितने जन आंदोलन को जड़ मूल से समाप्त करने की राज्य की जो साजिश, राज्य के शासन का साजिश, दोनों को बुनियादी समझिए। वाराणसी के अंदर जयदी साहब एक बात और सुनिए, छात्रों को हॉस्टल से खींच के मारा वो भी बता दे। अरे मुझे बात ही पूरी करने नहीं दे रहे। आप झूठ बोलेंगे तो कैसे बात पूरी करने देंगे? आप गोल गोल घुमाएंगे तो मैं पैनल से जा रहा हूँ। यदि इस तरह के आरोप लगाएंगे आलोक जी, तो आलोक जी पैनल में बैठे, मैं पैनल से जा रहा हूँ। अगर ये असभ्य आरोप का मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आलोक शर्मा जी, देखिए अगर हर कोई एक साथ बोलना शुरू करेगा तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। सबसे पहले बात यह है। राकेश सिन्हा जी बात पूरी कीजिए अपनी, और उसके बाद मैं एक्चुअली दीपक रजनी जी के पास जाऊंगी और वो बेटर ढंग से बता पाएंगे कि वहां पर असली में स्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो। राकेश सिन्हा जी बात पूरी कीजिए। मध्य प्रदेश और बनारस का उत्तर आलोक शर्मा जी के करके बोलेंगे प्लीज। राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी बात पूरी कीजिए सर। देखिए अगर ये विमर्श में आप झूठ बोल रहे हैं, जिनको जो बोलना है बोले, मैं कभी नहीं बोला। मैं इनको कहा विधवा विलाप मत बोलिए, इनको अगर प्रतिक्रिया है मैं माफी मांगता हूं। ये आकर टेलीविजन चैनल पर बैठकर दूसरों को गाली देने के लिए आप आते हैं। किसको गाली? आप शिक्षक रहे हैं, किसने गाली? झूठ बोलते हैं कि ये क्या तरीका है बोलने का? बिल्कुल, ये देखिए विमर्श करना कीजिए, नहीं तो आप चैनल से कहिए मुझे मत बुलाए, मैं जा रहा हूं। सर प्लीज, आप आलोक जी सभ्यता सीखिए। आलोक शर्मा जी और सभी स्पीकर के लिए प्लीज डिबेट की सभ्यता में रहकर बहस करेंगे। एक हेल्दी डिबेट रखते हैं ना सर, एक हेल्दी डिबेट रखते हैं। क्यों हमेशा हमें लड़ाई करनी पड़ती है? मैं चैनल पर बैठकर जी राकेश सिन्हा जी, यदि मैं आपकी हकीकत बोल दिया तो आप चैनल पे बैठ नहीं पाएंगे। आलोक जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, हम आपस में विमर्श कर लें क्या? राकेश सिन्हा जी, मैं हकीकत बोल दूंगा तो आप मीडिया में आना बंद कर देंगे। और राकेश सिन्हा जी देखिए प्लीज, और सभी स्पीकर से मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं राकेश सिन्हा अपनी बात पूरी करूं जी। राकेश सिन्हा जी कीजिए।
मैं जैदी साहब से कह रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो पैक्ट किया था, क्या वो सेकुलर पैक्ट था? एक घोर जातिवादी पार्टी के साथ रहने का परिणाम आपको भुगतना पड़ा। आपकी पार्टी के भीतर जातीय पोलराइजेशन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी हाशिए पर चली गई। इसलिए आप जो डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म के नाम पर करते रहे हैं, वो डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म पर के साथ तो खिलवाड़ था ही, आपने अपने पार्टी के साथ भी खिलवाड़ किया। इतिहास से सीखिए, कभी क्रिप्टो कांग्रेसमैन बन जाते हैं, कभी क्रिप्टो आरजेडी बन जाते हैं, कभी क्रिप्टो जेडीयू बन जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी की तरह व्यवहार करना चाहिए। जैदी साहब, आज गुजरात में आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप कांग्रेस की क्यों प्रवक्ता बने हुए हैं? कांग्रेस ने गुजरात में जन आंदोलनों को किया है, कांग्रेस ने प्रतिक्रियावादी समीकरणों को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस की कोई अपनी रणनीति नहीं है, विकास का कोई उसके पास मापदंड नहीं है, कोई दृष्टिपत्र नहीं है। ठीक है, दीपक रजनी जी, यहां पर रैलियों का दौर चला, गौरव यात्रा समाप्त हुई और समाप्त हुई नरेंद्र मोदी जी के भाषण से। वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या फील है? लगभग बस 1.5 महीने का समय बाकी है जब वहां पर विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और कह सकते हैं कि 2019 के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट साबित होने जा रहा है। क्या वहां का जो मूड है क्या कहता है, ये बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राउंड लेवल पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी को, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को कोई चैलेंज नहीं है तो वो बात बिल्कुल गलत है। लेकिन आज के अगर नरेंद्र मोदी के भाषण में अगर आप विकास की बातों को साइड पे रखें तो नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा जाता है कि एक तीर से कई निशाने, अगर आप उसकी स्पीच देखेंगे तो उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरात में जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की कोशिश की है। एग्जाम्पल के तौर पे पाटीदार समाज को सरदार पटेल की बात करके मनाने की कोशिश की। सबसे ज्यादा दलित सांसद बीजेपी के सांसद में हैं तो वो दलितों को एक मैसेज दिया। कहीं ना कहीं जीएसटी की बात करके उसने व्यापारी को राजी करने की कोशिश की। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की जो रोरो सर्विस स्टार्ट होने वाली है तो दोनों एरिया को जोड़ने की कोशिश की। और खास करके स्वाति, एक बहुत बड़ी बात आज जो देखने को मिली कि गुजराती लोगों को कांग्रेस पसंद नहीं करता है, ऐसा करके उसने गुजरात कांग्रेस के प्रेसिडेंट भरत सिंह सोलंकी के जो पिताजी हैं माधव सिंह सोलंकी, जो विदेश मंत्री थे, जो ठाकुर समाज से आते हैं, ठाकुर समाज, कहीं ना कहीं ठाकुर समाज के भी बीजेपी के सामने सवाल है, तो ठाकुर समाज को भी उसने खुश करने की ऐसे कोशिश की कि माधव सिंह सोलंकी को भी कांग्रेस ने ही हटाया था। तो पूरी आप भाषण देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबको खुश करने की कोशिश की। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक तीर से कई निशाने करते हैं। तो आज मुझे विकास की बातों को छोड़कर ये सारी बातों को भी देखने को बहुत मिला। और खास करके जो बीजेपी के सामने चैलेंज है, ये नरेंद्र मोदी ने ये जो मलम लगाने की कोशिश की उससे बिल्कुल जाहिर होता है। जी दीपक रजनी जी, क्योंकि आपने यहाँ पर माधव सिंह सोलंकी जी की बात कही, उन्होंने कहा कि माधव सिंह सोलंकी बोफोर्स के आरोपी परिवार को बचाने मैदान में आए और बाद में माधव सिंह का ही इस्तीफा ले लिया। सरदार पटेल के भी उन्होंने बारे में कहा कि उनके साथ काफी ज्यादा अन्याय हुआ। इस परिवार और पार्टी को चुनाव के वक्त गुजरात चुभता है। इस पर ऐड करना चाहेंगे आप अम्बिकानंद जी? देखिए, दीपक भाई ने जो कहा उसमें बहुत दम है, लेकिन उसका निचोड़ क्या है? उसका निचोड़ है कि विजय जी आपके पास बस इसके बाद विभिन्न जातियों को साधने की कोशिश हुई। अब देश आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा एक मोड़ दूंगा इस डिबेट को। देखिए, आज देश में 3 पंथ चल रहे हैं, दक्षिण पंथ, वाम पंथ और मोदी पंथ। ये हीरो वर्शिप का देश है। ऐसा इंदिरा जी के जमाने में हमने देखा था। और मोदी पंथ एक अलग पंथ है, उसमें दक्षिण पंथ के तो लोग हैं ही हैं, कुछ वाम पंथ के भी लोग भी आ गए हैं और फ्लोटिंग वोट उनका एक सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया है। अभी जो गुजरात में चुनाव होने जा रहा है वही देखना है कि वही स्पार्क नरेंद्र मोदी में जो 2014 में था क्या आज बरकरार है? यही तो गुजरात चुनाव में देखना है। नहीं वाकई। और यहाँ पर विजय संघवी जी, मतलब क्या सरदार पटेल के अपमान का मुद्दा आप पटेल समाज को कहीं ना कहीं ये टच करेगा, ये क्योंकि मामला बहुत ज्यादा दिल के करीब है? विजय संघवी जी, सवाल आपसे है ये। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी बिल्कुल सर, बोलिए। हाँ जी, सवाल अगर फिर से दोबारा।
सर, क्योंकि सरदार पटेल जी के बारे में बोला कि क्या सरदार पटेल के अपमान का मुद्दा, जी बोले सर, क्या पटेल समुदाय के मन को छुएगा? क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये? नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा जरूर है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में ही है। क्योंकि देखिए, पटेल समाज के भी यंग लड़के हैं, उनके लिए सरदार पटेल, नेहरू, ये बाकी सब पेज ऑफ हिस्ट्री हो गए हैं। और उनके लिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है, वही महत्व की बात हो गई है। और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि उच्च शिक्षा के अंदर उनको जगह नहीं मिलती है। रिजर्वेशन के अंदर 50% सीटें चली जाती है और बाकी की सीटें हैं उनमें उनको हाथ नहीं आती है। तो उनका मुद्दा भी बहुत जरूरी है, और वो दैट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। दिस हैज नथिंग टू डू विद द कास्टिज्म और इवन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात मैं इसमें यहाँ कहना चाहता हूँ, दूसरा मैं मुद्दा ये कहना चाहता हूँ कि नवनिर्माण मूवमेंट और नरेंद्र मोदी जी का 1985 का, अपने माधव सिंह सोलंकी के जमाने में जो 1985 का आंदोलन हुआ था, दोनों के बारे में विकृत परिस्थितियां यहाँ पे पेश की जा रही है। जी ठीक है क्योंकि हकीकत अलग है। और नवनिर्माण का जो, जी ठीक है सर। विजय संघवी जी, आपने अपना पॉइंट रखा। नवनिर्माण का जो आंदोलन हुआ था वो पॉइंट रखा। जी सर, थोड़ा वॉइस में डिले है, लेकिन हम आपका पॉइंट समझ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, मतलब चैलेंज है और उसको पार पाने की वाकई जरूरत है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी चुनाव हमारे लिए चुनौती बनकर आती है और हम उसकी चुनौती का पूरी तरह से सफलतापूर्वक सामना करने का हमारे पास अनुभव है, नेतृत्व है, और हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, और हमारे पास नीतियां हैं, हमारे पास विकासवादी परिदृश्य है, हमारे पास विकास का मॉडल है। जैसा कि विजय संघवी जी ने भी कहा, जो है निष्पक्ष जर्नलिस्ट के तौर पर बैठे हैं, कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है गुजरात में जो जातियों की राजनीति थी उसको समाप्त करके अर्थनीति की राजनीति प्रारंभ कर दी, और उसका परिणाम आज सबसे बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट है गुजरात में, वो यही है कि वहां जातियों के आधार पर चुनाव परिणाम नहीं सिद्ध होते, बल्कि वहां विकास जो है सबसे बड़ा मापदंड है। यही बात दीपक जी ने भी कही और अंबिकानंद साहब भी यही बात कह रहे हैं। तो जो तीन निष्पक्ष यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इन तीनों का स्पष्ट कहना है कि विकासवाद ही वहां पर गुजरात के चुनाव का सबसे बड़ा कारक बनने वाला है, और विकास का मॉडल ही जो है अभाव, वहां विकास पागल हो गया है कहने वाले लोग जो हैं, वो विकास का कोई उनके पास वैकल्पिक मॉडल नहीं है। क्योंकि अमेठी सामने खड़ी है कि अमेठी में इतने दिनों तक, 3 से 4 दशकों तक जिसकी सत्ता रही हो, वो अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने जो है सरदार सरोवर में बाधाएं खड़ी की, आज वो जल पहुंचा दिया गुजरात में। आज बिजली 24 घंटा गुजरात में उपलब्ध है, आज सड़कें चकाचक हैं, आज जो है वहां पर इतनी बड़ी जो है विभीषिका होने के बावजूद प्राकृतिक वहां सामान्य लोगों तक जो है प्रशासन पहुंचता है। गुड गवर्नेंस है। हम गवर्नेंस के आधार पर, विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं, दूसरे वंशवाद के आधार पर, जाति के आधार पर मांग रहे हैं। यही अंतर है। ठीक है। आलोक शर्मा जी, 20-22 साल से तो वहां पर बीजेपी का शासन है, ठीक है, तो ये बताया जाए। ठीक है विजय जी, आपके पास इसके बाद आएंगे। आप यहाँ पर कोई पॉइंट रखना चाह रहे हैं, जवाब क्योंकि लेना पड़ेगा आलोक शर्मा जी से। विजय जी, बस अब 20 सेकंड दे दीजिए, आलोक शर्मा जी से जवाब लेना है, क्योंकि जैसा नारा सामने आया है, विकास पगला गया है। 22 साल से तो बीजेपी है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ गुजरात हमेशा से पहले से एक विकसित राज्य रहा है। ये कहना कि मोदी जी ने आके गुजरात का विकास कर दिया, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर गलत है। गुजरात के लोग पहले से प्रॉस्पेरस रहे हैं। गुजरात के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा से कम है। गुजरात के अंदर पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज का रेशियो हमेशा से अच्छा रहा है। मोदी जी ने आकर तो केवल जुमले दिए हैं वहां पर। अगर ऐसा नहीं है तो आज मॉल न्यूट्रिशन के मामले में गुजरात 21वें नंबर पर क्यों है? एजुकेशन के मामले में देखिए, आप जी न्यूज को बिल्कुल अपना चैनल नहीं समझा करें। आलोक शर्मा दूसरों को बोलने दिया। आप जो झूठ बोले, आप नहीं बोलने देते, आप बीजेपी वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे सर। यहाँ तो स्कूल के डिबेट में भी हाथ खड़े करके अपने जवाब देते हैं। मैं इतनी देर से शांति से सुन रहा हूँ। नहीं, अगर मैं बदतमीजी कर रहा हूँ मैं उठ के चला जाता हूँ। अगर जी न्यूज के एंकर इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं देगा कि चले जाता हूँ। नहीं तो क्या कर रहे हैं आप? उनको रोकिए ना बीच में बोलने से।
बात पूरी करने दीजिए प्रेम शुक्ला जी। आलोक शर्मा बात क्यों चीख रहे हैं भैया? प्रेम शुक्ला उठ के चले जाते हैं, हम चीख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, सामने नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। आलोक शर्मा जी बात पूरी, जी न्यूज़ को ऐसा समझ रखा है कि आलोक घर का शर्मा चैनल जी है। बात पूरी कीजिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है पिछले 22 सालों में? नहीं, प्रेम शुक्ला जी बताएंगे और आप आलोक बताइए। शर्मा जी बात पूरी कीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं तो आप क्यों नहीं रोकते उनको? रोक दिया ना, अब बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। अगर इतना विकास हुआ है तो आज सबसे अगड़ा वर्ग भी सड़कों पर है, सबसे पिछड़ा वर्ग भी सड़कों पर है, व्यापारी भी सड़कों पर है और मजदूर भी सड़कों पर है। एजुकेशन के मामले में 17वें नंबर पर से खिसक कर 21वें नंबर पर चले गए। ड्रॉप आउट रेट मैक्सिमम है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैक्सिमम है, टीचर्स की अपॉइंटमेंट 0 है, वहां पर पुलिस की अपॉइंटमेंट 0 है, महिलाओं पर अत्याचार में मैक्सिमम है, विकास हो रहा है। कपास का व्यापार, जो किसान है वो किस तरह से अपनी वहां पर सुसाइड रेट उसकी बढ़ रही है, उसके बावजूद विकास हो रहा है। 4 बार मोदी जी को वहां जाकर जिस तरह से गली गली में भटकना पड़ रहा है, आज प्रधानमंत्री देश के बीजेपी का पटका लगाकर इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करके, मैं आरोप लगा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करके आप डेट्स को आगे करवाते हैं कि ताकि बीजेपी की एक यात्रा पूरी हो सके। अरे इतना विकास किया है तो आप लोग घबरा क्यों रहे? मुझे एक उद्योग बता दीजिए जो 3.5 वर्षों में 1000 लोगों को रोजगार दिया हो केंद्र सरकार की तरफ से। मुझे केवल ये बता दीजिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं पिछले कल जो रिजल्ट आए हैं तीनों, उसमें बता दीजिए क्या हुआ। आप कह रहे हैं गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। अरे सैकड़ों करोड़ रुपया जो पिछले 1 महीने में मोदी जी के ऊपर खर्च हुआ है, ये मोदी जी अपने मामा जी के घर से लाए थे क्या? ठीक है आलोक शर्मा जी जवाब ले लेते हैं, बात पूरी कीजिए। ये मोदी जी की भाषा नहीं है, ठीक है, आपने काफी मोदी जी की भाषा दे रहा हूं मैं। सैकड़ों करोड़ रुपया पूरी गुजरात सरकार की मशीनरी वहाँ एक व्यक्ति के ब्रांड बनाने पे लगी हुई है। आलोक शर्मा जी राजनीति बंद कर दीजिए, आप शब्दों का बोलना बंद कर दीजिए। नहीं, मुझे केवल बताइए ना, मोदी जी के शब्द हैं, मामा जी वाले मेरे नहीं है। बोलना भी आता है। सैकड़ों करोड़ रुपया आप लोगों ने पिछले 1 महीने में मोदी जी को ब्रांड बनाने पे लगा दिया। के घर रुपया भेजने नहीं गए। बता दीजिए कहां से आया पैसा, कौन से चेक से पेमेंट हुआ है? क्या जय शाह ने पेमेंट की है इसकी? चोर नहीं है आपकी, जय शाह ने पेमेंट किया क्या उसकी कंपनी से? नरेंद्र मोदी, क्या ये जय शाह की कंपनी का पैसा है जो लग रहा है वहां पर मोदी जी के पीछे? जय शाह की कंपनी का पैसा है क्या? भ्रष्टाचारियों की जय शाह की कंपनी का पैसा है क्या? बताइए। पार्टी के लोग, पाकिस्तान के तलवे चाटने वाली पार्टी के लोग, मैं कह रहा हूं जय शाह की कंपनी का पैसा है क्या? ये हमने किया 6 घंटे बिजली होती थी, 24 घंटे दिया। अरे गुजरात के अंदर आज से 30 साल 40 साल पहले भी 12 घंटे 18 घंटे से फिर भी आप बात करते हैं। यही लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र का जितना मजाक बीजेपी की सरकार ने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं को भी अपनी मुट्ठी में लेने का जो प्रयास किया है वो पूरा देश देख रहा है। तस्करों को प्रधानमंत्री की पहले यात्रा होगी, उसके बाद डेट अनाउंस होगी, रिजल्ट की डेट पहले होगी। पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ। कंट्रोल से चलने ये पैसा कहां से आ रहा है? 3-3 बार 10-10 किलोमीटर का रोड हो रहा है, 10-10 हजार लोग वहां पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को रिमोट से खिलाता था। इतना विकास हो गया है, फिर भी वहां गुजरात में जाकर जीएसटी समझाना पड़ता है। करने नहीं जाती थी। जीएसटी लागू हो गया तो मोदी जी ने कर दिया है, कमियां रह गई तो कांग्रेस की वजह से रह गई। गजब सरकार है। यजीद की तरह जो है। मैं ये मच्छी बाजार के व्यापारियों को एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ। जी विजय सांघवी जी बोलिए। हेलो, बोलिए विजय सांघवी जी बताइए। मैं मच्छी बाजार के व्यापारियों को पूछना चाहता हूँ, ये मच्छी बाजार के व्यापारी जो बैठे हुए हैं आज और जो इतने चिल्ला के बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी मछली बाजार में बैठे हुए हैं आजकल बहुत सारे। अगर आरोप नहीं करें आप, जर्नलिस्ट कहाँ बिके हुए हैं वो भी पता है। आलोक शर्मा जी, नहीं आरोप नहीं कर रहा हूँ, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो अच्छी बात है क्या? व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाया है। आपकी तो आदत ही हो गई। नहीं, क्या बनाया आपने? लगाया आपने राजकारण को मच्छी बाजार नहीं बनाया तो क्या बनाया है? किसी भी डिबेट में जाके पॉइंट रखना चाहिए ना, बीच में काट के सारे पॉइंट रखे। कैसे पॉइंट रखे आपने? चिल्ला के बीच में नहीं बोलेंगे। विजय सांघवी जी बात पूरी कीजिए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो क्या है, किस तरह से है? साहब यहाँ तो जो लोग बैठते थे वो गवर्नर बन गए, जो डिफेंस एक्सपर्ट बनते थे, ऐसे जर्नलिस्ट निकल गए जो आज वहां पर बीजेपी के दरवाजे पे खड़े हैं। आलोक शर्मा जी, मुंह मत खुलवाइए मेरा, आप मुद्दे की बात करिए, हम आपका सम्मान करते हैं। ऐसे जर्नलिस्ट आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। पूरी करेंगे। सांघवी जी सुन लीजिए कांग्रेसियों की प्रवृत्ति। विजय सांघवी जी बात पूरी कीजिए सर प्लीज। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि भाजपा के शासन के अंदर अगर इतना विकास हुआ है
तो हर इलेक्शन में 2002, 2007, 2012 में भाजपा की सीटें असेंबली में क्यों कम होती गई? और अगर कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि भाजपा के शासन में कोई विकास नहीं हुआ है, तो कांग्रेस की सीटें क्यों नहीं बढ़ी? ये दो सवाल है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ये कि नरेंद्र मोदी जी, अगर ये भाजपा का ही ये इलेक्शन है तो नरेंद्र मोदी जी ने आज दूसरे किसी भाजपा के नेता को इस मीटिंग में बोलने क्यों नहीं दिया? ठीक है प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। भाजपा में नरेंद्र मोदी के सिवा कोई नेता नहीं है? भाजपा के सर्वोच्च नेता जब वहां बोल रहे हैं तो मुझे लगता है भाजपा का सारा पक्ष रखने का अधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। मुझे लगता है किसी मुख्यमंत्री को कुछ ना कोई अधिकार नहीं है वहां पर। प्रश्न सीटों की संख्या बीच में बोलते हैं बार-बार। जैसे प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, सारी की सारी सीटें मुख्यमंत्री मोदी जी बनेंगे वहां? पार्टी को दे दी गई। ये विकास का सबसे बड़ा मापदंड है। यदि सीटों का बढ़ना मापदंड है तो सारी की सारी लोकसभा सीटें 2014 में गुजरात की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये सत्य को कौन नकार सकता है? ठीक है आपने पॉइंट रखा। आपने राकेश सिन्हा, देखिए एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा था डिबेट से हटकर, विजय सांघवी जी और अंबिकानंद सहाय जी उन दिनों के पत्रकार हैं जब हम कॉलेज के छात्र होते थे। हम इनसे बहुत मतांतर रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास सीखने के बहुत अवसर हैं इन दोनों से। ये दोनों यदि हमें डांटते भी हैं, कुछ कहते भी हैं, तो इसको विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। मैं विजय सांघवी जी को तो करीब 20 सालों से जानता हूँ। चलिए मैं आता हूँ एक बात पर। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गुजरात में सर्वसमावेशी विकास की एक आधारशिला पड़ी। निश्चित है ये जिस युग में रह रहे हैं उसको हम एस्पिरेशनल युग कहते हैं, जिसमें एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं और उस एस्पिरेशन और सरकार के बीच में एक होड़ लगी हुई है। अच्छी सरकार वही है जो उस एस्पिरेशन का में फ्यूचरिस्टिक हो कि फ्यूचर जनरेशन का एस्पिरेशन क्या होगा उसको हम बढ़ें। नरेंद्र मोदी जी जब तक वहाँ गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इस एस्पिरेशनल युग को पहचानते हुए काम किया। इसी कारण से आज मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी से आप सहमत हों असहमत हों, उनके विचारों को रिजेक्ट करें या स्वीकार करें, लेकिन उनके प्रति लोगों की अभी भी आस्था बनी हुई है। विश्वास नहीं, विश्वास से बढ़कर आस्था बनी हुई है। लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहे हैं। जब वो आश्वासन देते हैं, गुजरात में हो सकता है डिसकंटेंटमेंट हो सकता है बहुत सी नाराजगी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़ मिल रही। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब इंदिरा गांधी किसी स्टेज पर जाती थी तो कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं बोलता था। जब जवाहरलाल नेहरू बोलते थे, विजय सांघवी जी आप जानते होंगे, जब कोई बड़ा नेता पार्टी का जो शीर्ष नेता है जब बोलता है तो छोटे नेता स्वयं नहीं बोलना चाहते, बोलते हैं लेकिन उसका महत्व नहीं होता। लोग आते बड़े नेता को सुने। सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी जब बोलने जाएगा तो फिर सीपीआई के दूसरे नेता को लोग सुनेंगे, लेकिन उनका केंद्र वहां होता है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, गुजरात के समीकरण को नरेंद्र मोदी हमेशा प्रभावित करेंगे और इस चुनाव में प्रधानमंत्री के नाते और गुजरात के नेता के नाते प्रभावित करेंगे। उन्होंने जो एक बात कही है जो बड़ी मर्मस्पर्शी बात है, गुजरात के साथ कांग्रेस ने हमेशा ही दोहरा व्यवहार किया है। और मोरारजी देसाई का जो उन्होंने उल्लेख किया कि मोरारजी देसाई की जो हंसी उड़ाई जाती थी, क्या पीते हैं क्या नहीं पीते, मोरारजी देसाई क्या पीते हम जानते हैं, वो एक नेचुरोपैथी के अनुसार कुछ करते थे। कांग्रेस के लोग उस समय भी विदेशों में जाकर कहा, जैसे राहुल गांधी अभी विदेश में जाकर भारत की कांग्रेस के किसी लीडर ने विदेश में जाकर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी, मोदी जी ने जरूर कहा कि आप इस तरह की अगर चर्चा करवाना चाहते हैं तो आप करवाइए ना, अपना बैठा के एजेंडा चलाइए। यहाँ पर दीपक रंजीत जी के पास जाएंगे। दीपक रंजीत जी आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि जो बातें आज नरेंद्र मोदी साहब ने, सिन्हा साहब का ठीक है विजय जी आपके पास आते हैं यहाँ पर, क्योंकि दीपक रंजीत जी यहाँ पर क्योंकि जो बातें कही है नरेंद्र मोदी ने आज मंच से, सरदार पटेल के अपमान का उन्होंने मुद्दा उठाया, ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट या कह सकते हैं महत्वपूर्ण मुद्दा साबित हो सकता है पटेल समुदाय के लिए। नहीं स्वाति, आज जो उसने मुद्दे उठाए उसमें सरदार पटेल का मुद्दा तो बार बार उठाते आए हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक मुद्दा था। लेकिन मेरा जो कहने का बात थी कि जो गुजरात में चुनौती नहीं है ऐसी बात करने वाले को नरेंद्र मोदी की स्पीच से ही जवाब मिल जाता है, ताकि नरेंद्र मोदी ने जो समुदाय में जो नाराजगी है, जो नाराज है, उनको इनडायरेक्ट वे में मनाने की कोशिश की। मैंने पहले ऐसा बोला, सरदार पटेल का जिक्र किया, दलित सांसद ज्यादा है लोकसभा में, उसका जिक्र किया। फिर उसने जो ठाकुर समाज जो है, क्योंकि अल्पेश ठाकुर एक नया आंदोलन लेके गुजरात में घूम रहे हैं, तो एक ठाकुर समाज भी एक बहुत बड़ा समुदाय है जो नाराज चलता है, तो उनको मनाने की माधव सिंह सोलंकी जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के फादर है, उनको याद करके किया। तो काफी सारे लोगों को याद करके, और खास करके गुजराती में उसने स्पीच देके जीएसटी का मुद्दा भी छेड़ा
ताकि यहाँ गुजरात में बहुत कम लोग जानते हैं कि पाटीदार ठाकुर के अलावा ब्राह्मीण, लुहाना और बनिया, ये 3 बड़ी जो कास्ट हैं जो व्यापारी आलम से आती है, जो जीएसटी की वजह से नाराज है, तो उनको भी नरेंद्र भाई ने गुजराती में स्पीच देके मनाने की कोशिश की और उसको भरोसा दिलाया कि जीएसटी जो है वो आपके लिए फायदेमंद है। तो इसलिए से आप समझ सकते हैं कि सारी कास्टों को तो मनाने की इनडायरेक्ट वे में कोशिश की, लेकिन साथ साथ जो बहुत बड़ा गुजरात में जो मुद्दा है वो जीएसटी का है। जीएसटी की वजह से जो बीजेपी के साथ 30, 40, 50 साल से जो कनेक्ट जो व्यापारी कम्युनिटी है, मैंने आपको बताया ब्राह्मीण, लुहाना और बनिया, तो इन लोगों को भी मनाने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की गई है, वीक लिंक्स को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश की गई। जो हमने सवाल पूछा था क्या ब्रांड मोदी जो है वो इस गुजरात चुनाव में भी चलेगा, 67% लोगों का कहना है कि हाँ चलेगा। अंबिकानंद जी, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, मैं फिर निचोड़ पे आता हूं कि गुजरात में आज भी, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट ब्रांड। और देश में भी आज, आलोक जी माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी जिस तरह ब्रांड इमर्ज किए हैं उनका कोई सानी नहीं है, कोई तुलना नहीं है। अब जाहिर है, जैसा विजय भाई पूछ रहे थे कि और किसी नेता को क्यों नहीं बोलने दिया, राकेश जी बहुत सुंदर उसका जवाब दिए कि जब बड़ा नेता बोलता है तो दूसरे को लोग नहीं इंटरेस्टेड होते हैं सुनने में, तो शायद ये कारण रहा होगा। लेकिन लब्बो लबाब ये है कि आज के डेट में विरोधियों के पास नरेंद्र मोदी का काट नहीं है, ये सच्चाई है। लाख माहौल साथ हो, लाख जातीय समीकरण साथ हो, लेकिन हाउ विल यू काउंटर नरेंद्र मोदी, दैट इज द चैलेंज। बिल्कुल बिल्कुल। जरी साहब आपके पास आते हैं, लेकिन इसका जवाब आलोक शर्मा से लेना जरूरी है। हार्दिक पटेल चुनाव जितवा पाएंगे आपको इस बार? देखिए, हम हार्दिक पटेल जी के भरोसे नहीं है चुनाव लड़ने। फिर किसके भरोसे? दूसरी चीज, जहां तक काट की बात अभी साहे साहब ने कही, अभी कल 3 नतीजे आए हैं, आप बताइए ना कौन जीता है? क्या मोदी जी जीते हैं क्या? 2 लाख से अगर लोकसभा की सीट बीजेपी से कांग्रेस छीन रही है और फिर भी कह रहे हैं कि साहब अब ब्रांड बहुत बड़ी है, तो ये आपकी विचारधारा हो सकती है। किस भरोसे है? विकास तो पगला गया है, तो कांग्रेस किस भरोसे चुनाव? विकास बीजेपी का पगला है ना, क्योंकि झूठ बोल बोल के विकास को दिखाया गया। आपका विकास कहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, पिछले 10 साल जब सरकार यूपीए की रही तो विकास हुआ और देश आज एहसास कर रहा है उस चीज का। हमने तो तमाम, मैंने आंकड़े रखे, एजुकेशन में क्या हालत है गुजरात की, सोशल इंडिकेटर्स जितने भी हैं उनकी कितनी बुरी हालत है। आज विकास जो आप बार बार कह रहे हैं कि साहब विकास हो गया, विकास हो गया, हाँ, तो आपका विकास में तो मंदिर मंदिर घूम रहा है ना? नहीं स्वाति जी, ऐसा नहीं है, आपकी गलत बयानी है ये। मंदिर मंदिर विकास नहीं घूम रहा है, हमारा लीडर घूम रहा है। वो आपको ऐसा लग सकता है, आप तंज कर सकते हैं। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि अगर इतना विकास हुआ तो मोदी जी के ऊपर जो उनको ब्रांड बनाने में हजारों करोड़ रुपया पिछले 1 महीने में खर्च हुआ, उसकी आवश्यकता क्यों थी? आज क्यों 10,000 पुलिस वाले वहां पर 5 दिन से डेरा डाले हुए हैं? पूरी गुजरात की मशीनरी 2 महीने से मोदी जी को ब्रांड बनाने में क्यों लगी हुई है? व्यापारी से लेकर मजदूर तक क्यों वहां पर पिछड़ा हुआ है? आप बताइए ना, कौन सा ब्रांड है जो आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कोई ब्रांड होगा ना जिस ब्रांड पर गुजरात की जनता इस बार वोट करेगी। कांग्रेस पार्टी की जितनी विचारधारा है वो सारी देश की जनता जानती है। पिछली बार और उससे पिछली बार, अभी सिंघवी साहब ने कहा कि कांग्रेस के सांसद विधायक बढ़े क्यों नहीं? 2 चुनाव देख लीजिए, 2012 का और 2007 का। 2007 से 2012 में हमारे विधायक बढ़े हैं और इस बार हम सरकार बना रहे हैं। और यही कारण है कि आज मोदी साहब को भी वहां पर जाकर जिस तरह से प्रचार गुजराती में करना पड़ रहा है और जीएसटी से पल्ला झाड़ना पड़ रहा है। अभी तक जीएसटी मैंने कर दिया, रात को पार्लियामेंट में खोलूंगा, रात को पार्लियामेंट में भाषण मैं दूंगा, लेकिन आज कह दिया कि साहब जीएसटी मेरा नहीं है। जीएसटी में तो वो लोग भी इन्वॉल्व हैं कि रोमन बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ गुजरात में रोमन बोलना चाहिए क्या? फिर वही बदतमीजी शुरू कर दी रोमन पोमन की इन्होंने। गुजरात में रोमन बोलना चाहिए क्या? आप भी तो बीच में टोकते हैं ना आलोक शर्मा जी। क्या मैं रोमन, आप जिस तरह की शब्दावली में इस तरह की शब्दावली आप भी 2-3 बार आ जाइए, गवर्नर बन जाएंगे, आप भी तो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नर अपने हिसाब से डिबेट चलाते जाइए और हम मानते हैं। उद्योग बताइए ना आलोक शर्मा जी, जब आपसे सीधे जवाब पूछा जाए तो आप टोकेंगे। बताइए ना कौन सा सीधा जवाब? तो आप उल्टी बातें करने लगे। बीजेपी का गेम प्लान है, दोनों आपस में तू करें, दूसरों को ना बताएं। राकेश सिन्हा साहब कह रहे हैं कम्युनिस्टों का कोई वहां पे वजूद नहीं है। अगर कम्युनिस्टों का वजूद नहीं है तो कम्युनिस्ट पार्टी के गुजरात में चुनाव है, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर इतना जो है हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे
हैं कि नौजवान साथियों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हार्दिक पटेल का भी सम्मान करते हैं, हम जिग्नेश का भी सम्मान करते हैं, हम दोनों को साथ में लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि नौजवान की इस राजनीति में क्या आवश्यकता है। कांग्रेस और बीजेपी के तूतू महमे में अब यहाँ का प्रजातंत्र वो नहीं करने वाला। अभी कह रहे थे गुजरात, ये गुजरात बनाम करना चाहते हैं, ये पटेल के अपमान की बात कर रहे हैं। आज इन्होंने पुरुषोत्तम राम का ही अपमान किया है। वहां कह दिया कि आज तो गुजरात के अंदर दिवाली है। क्या दिवाली मोदी जी के घर वापसी पे होती है, पुरुषोत्तम राम की घर वापसी पे होती है? मोदी जी आज गुजरात गए, इसलिए दिवाली मनाई जाएगी। मोदी जी को पुरुषोत्तम राम से मिला देना, ये भगवान राम का अपमान बीजेपी कर सकती है। वो तो हर पार्टी का एजेंडा रहता है, हम नहीं कर सकते। जातिवाद पे चुनाव लड़ना हर पार्टी का एजेंडा रहता है। हर किसी को अपने घर में जाके देखना चाहिए। मोदी जी करना चाहते हैं। गुजरात भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और बाकी प्रदेश भी हिंदुस्तान। फाइनल कमेंट 10 सेकंड में अंबिकानंद जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। देखिए, मेरा कमेंट है जो मैंने पहले बोला कि ठीक है, माहौल आज कुछ विरोधियों के साथ नजर आता है, लेकिन इनके पास नरेंद्र मोदी का काट नहीं है और अमित शाह जैसे पॉलिटिकल मैनेजर का भी काट नहीं है। ठीक है, वो लास्ट मिनट स्विंग में माहिर है। सन 77 में ऐसा लगता था इंदिरा गांधी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब विपक्ष मुत्तहिद हुआ, इंदिरा गांधी बह गई हवा के अंदर। ऐसा ही अभी होगा कि मोदी जी हवा के उसमें गहते चले जाएंगे। विपक्ष आप सबके पास तो मौका है ना, हर किसी के पास तो मौका था ना। अमित शाह जी हर किसी पार्टी के पास मौका है अपने आप को प्रूव करने का। मैदान में जाके अपने आप को प्रूव कीजिए। चलिए, इसी के साथ डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।